नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। सीएम तीरथ सिंह रावत 2 दिन से दिल्ली में ही मौजूद हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि अभी तीरथ सिंह रावत को हाईकमान की तरफ से दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा गया है। सीएम तीरथ अभी अपने कावेरी अपार्टमेंट के फ्लैट में मौजूद हैं। कल देर रात उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और अब उन्हें दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा गया है। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से यह है कि राज्य सरकार में मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत को भी दिल्ली बुलाया गया है। सतपाल तो दिल्ली में ही मौजूद हैं, लिहाजा जल्द ही उनकी भी हाईकमान से मुलाकात हो सकती है। तो वहीं धन सिंह रावत उत्तराखंड से दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज देर रात तक धन सिंह रावत दिल्ली पहुंच सकते हैं। इसके बाद धन सिंह रावत भी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। बुधवार दोपहर में सीएम दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन करीब 12 घंटे की इंतजारी के बाद सीएम को जेपी नड्डा की तरफ से बुलावा आया और रात को 12 बजे के बाद दोनों की मुलाकात हुई थी। सीएम तीरथ के गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोठियाल को चुनाव में उतारने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर सीएम तीरथ सिंह रावत गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ते हैं तो फिर आपकी तरफ से कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री में उम्मीदवार होंगे। कि अगर गंगोत्री से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी विधानसभा का इलेक्शन लड़ते हैं तो कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की से इस इलेक्शन में लड़ेगा उनके खिलाफ। ये इलेक्शन है जो कि हमारे भूतपूर्व विधायक श्री गोपाल सिंह रावत जी के देहांत के बाद में जो होने हैं। देहरादून में पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा की और सीएम को गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज भी दिया। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के कथित घोटाले पर कामेश्वर चौपाल के ट्रस्टी स्वामी गोविंद देव गिरी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों के मन में राम की भक्ति का भाव होता और मंदिर बनाने के लिए सद्भावनाएं होती तो इनका कर्तव्य था कि आकर हमसे मिलते, पूछते और खुद कागज दिखाते और समाधान नहीं होता तो उसके बाद मीडिया में जाकर इन बातों को प्रसारित करते। किसी भी प्रकार से आप अपने मन में भ्रम निर्माण मत होने दीजिएगा। इन लोगों के अंतःकरण में यदि राम जी की भक्ति का कुछ भी भाव होता और मंदिर बनने के लिए इनकी सद्भावनाएं होती तो इन लोगों का कर्तव्य था, इन लोगों का शिष्टाचार था कि वे आकर के हमसे मिलते, हमें कहते, हमें पूछते, आकर के स्वयं कागज देखते और अपना यदि समाधान नहीं होता है तो उसके पश्चात कहीं मीडिया में जाकर के और लोगों के सामने ला करके इन बातों को प्रचारित करते, तब हमें भी आपत्ति नहीं होती। स्वामी गोविंद देव गिरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने किसी प्रकार के शिष्टाचार का पालन नहीं किया। इससे साबित होता कि इनके मन में कोई राजनीतिक भावनाएं जरूर हैं। वृंदावन पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने धर्मांतरण पर हो रही कार्रवाई को लेकर सीएम योगी का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब धर्मांतरण कराने वालों की पोल खुल रही है। केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि सेकुलर लोग क्यों चुप हैं, विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, धर्मांतरण का विरोध होना चाहिए। ये धर्मांतरण तो सिलसिला पहले से था। मैं बधाई देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने कठोरता से कदम उठाया है और धर्मांतरण करने वालों की अब पोल खुल रही है। अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, देश के जितने भी सेकुलर लोग हैं इस विषय पर क्यों नहीं बोलते। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति वृंदावन आई, जहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन भी किए। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कई योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम मोदी के साथ डिजिटल इंडिया को लेकर लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया था। पीएम ने इस दौरान कहा कि कोरोना काल में भारत ने आरोग्य सेतु और कोविन ऐप जैसे डिजिटल सॉल्यूशन तैयार किए, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि इन ऐप के जरिए कोरोना संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिली है। आज का दिन भारत के सामर्थ्य, भारत के संकल्प और भविष्य की असीम संभावनाओं को समर्पित है। नेशनल डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स कम्युनिटी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश कोरोना से भी जीतेगा और विकास के नए आयाम को भी छुएगा। पीएम मोदी ने कोरोना काल में लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स का आभार जताया। साथ ही आईएमए से योग को मिशन मोड में बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने देवदूत बनकर कोरोना काल में लोगों की जानें बचाई। महामारी के दौरान डॉक्टरों ने लाखों जीवन बचाए हैं। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह
देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन दोगुने से भी ज्यादा यानी 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का किया गया है। अब हम ऐसे क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अखिलेश ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। नए साल में क्या हम लोग किस तरह का परिवर्तन देखेंगे 2022? 2022 में उत्तर प्रदेश में जनता सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की अंदर की रणनीति क्या है, लेकिन ये जो दूसरों के घरों में झगड़ा कराते हैं, आज इनके घरों में झगड़ा हो गया है। और ये क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को फेस नहीं कर सकते, इसलिए जानबूझ करके झगड़ा दिखा रहे हैं। अंदर इनकी दोस्ती है, एक दूसरे के साथ हैं, केवल मुद्दे पर बहस ना हो जाए इसलिए झगड़ा दिखा रहे हैं। इसीलिए लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। अखिलेश यादव ने किसानों की आय दोगुनी के वादे से लेकर नौजवानों को रोजगार देने के दावे तक पर बीजेपी से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सरकार असफल रही है और जनता इस सरकार को हटाना चाहती है। गंगा जल से कोरोना के इलाज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि गंगा जल से कोरोना का इलाज संभव है। इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एथिक्स कमेटी और आईसीएमआर को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। याचिकाकर्ता मार्च 2020 में राष्ट्रपति को गंगा जल से कोरोना के इलाज को लेकर शोध पत्र भी भेज चुका है। मेरी पीआईएल में डिमांड है कि आईसीएमआर को डायरेक्ट किया जाए कि आईसीएमआर जो है वो इस पर अपना भी शोध करके देख ले, और जो एथिक्स कमेटी है वो इसको जल्दी से जल्दी उसको इसका जवाब दे दे, ताकि इस पर क्लिनिकल ट्रायल और बाकी सारी चीज़ें की जा सकें और इसको हम बनवा सकें, ताकि जो तीसरी लहर आने वाली है उसको ये मार सके। दावे के मुताबिक 30 रुपए की लागत से बनी गंगा जल के नेजल स्प्रे के इस्तेमाल के लिए 600 लोगों की टीम बनाई गई, जिसमें 300 कोविड मरीजों के नेजल स्प्रे दिया गया, जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। मेरठ के होटल्स में जिस फरोशी का धंधा जमकर फल फूल रहा है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने आज द लॉयन किंग होटल में छापा मारकर एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। होटल में पुलिस का छापा पड़ते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने अलग अलग कमरों से होटल ग्राहक और युवतियों समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। अहम बात यह है कि यहां से व्हाट्सएप और दूसरी सोशल साइट्स के जरिए जिस फरोशी के लिए लड़कियां मुहैया कराई जा रही थी। पुलिस अधिकारी की माने तो पिछले काफी समय से इस होटल में जिस्म फरोशी की शिकायतें मिल रही थी। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने छापेमारी से पहले पूरी प्लानिंग की थी। पुलिस ग्राहक बनकर होटल में दाखिल हुई। जैसे ही जिस्म फरोशी के लिए लड़कियों की डिमांड की गई तो होटल संचालक ने अलग अलग लड़की का अलग अलग रेट बता डाला। पुलिस को कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी छापेमारी के दौरान बरामद हुई है। मिर्जापुर में विवाह की आड़ में मानव तस्करी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के बिजरी गांव का है, जहां कक्षा 8 की पढ़ने वाली नाबालिग लड़की की शादी 40 वर्षीय अधीर से की जानकारी जब जिला प्रोबेशन अधिकारी को मिली तो दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। पूछताछ में ये भी पता चला है कि 12 साल की लड़की को शादी कर ले जाने के बदले में आरोपियों ने 1 लाख रुपए दिए थे। उसको इसके बारे में पता भी नहीं कि उसकी शादी कहाँ की जा रही है, कैसा है। और जो शादी करने वाले जो लड़के पक्ष हैं वो सीतापुर नेपाल बॉर्डर के रहने वाले हैं। 8-10 लोग वहाँ से आए हैं और लड़के की उम्र 38-40 साल के लगभग है। हाँ, लड़के की उम्र। और ये पूरी तरह से बाल विवाह था, पर एक इसमें ये भी पक्ष आ रहा है कि शादी बाल विवाह की आड़ में ये मानव तस्करी जैसा है। विवाह के लिए आए युवक के साथ उसके कुछ साथी भी हैं जो किसी गैंग के सदस्य लग रहे हैं। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। गाजीपुर में मकान पर कब्जे को लेकर दबंगों ने जमकर गुंडागर्दी की। यहां दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और मकान में रहने वालों से मारपीट भी की। मारपीट और दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कासिमाबाद थाना क्षेत्र के कासिमाबाद कस्बे का है, जहां एक मकान की खरीद फरोख्त को लेकर 2 पक्षों में कई दिनों से विवाद चल रहा था। ये वीडियो संज्ञान में आने के बाद मेरे द्वारा इंस्पेक्टर कासिमाबाद से इसकी जाँच कराई गई तो पता चला कि ये मकान को परचेज किया गया था और उसकी कब्जेदारी को लेकर के आपस में विवाद हुआ था
और विपक्षियों ने जिन्होंने मकान परचेज किया था उन्होंने छत पे चढ़ करके उसको तोड़ने का भी प्रयास किया। इसका वीडियो उपलब्ध है। इस संदर्भ में कासमाबाद में अभियोग पंजीकृत करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे दबंगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महोबा में चरखारी कोतवाली क्षेत्र के जरौली गांव में गुरुवार की शाम आसमान से बूंदाबांदी के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली की चपेट में आने से 7 लोग बुरी तरह से झुलस गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शादी समारोह के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ये ग्राम जरौली है, ठीक है, वहाँ पे अभी पानी गिरा होगा तो ये लोग मंदिर में रहे होंगे, जिसमें से ठीक है 7 लोग रहे होंगे तो 2 लोग झुलस गए हैं और 5 लोग घायल हैं, ठीक है। उनको उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी में चल रहा है। जरौली गांव में रहने वाले हल्के पाल के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। खाना बनाने की तैयारी को लेकर मकान के पास स्थित मंदिर में सब लोग इकट्ठा हुए थे और तभी अचानक आसमान से आकाशीय बिजली गिरी और अफरा तफरी मच गई। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले कानपुर के बिकरू कांड को 1 साल पूरा हो गया है। साथ ही गैंगस्टर विकास दुबे की मौत को भी करीब 1 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस रिकॉर्ड में अभी विकास दुबे जिंदा है। दरअसल कानपुर के शिवली थाने में विकास दुबे और उसके साथियों के वांटेड के पोस्टर अभी भी लगे हैं। ऐसे में पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बिकरू कांड को अंजाम देने वाले दुर्दांत विकास दुबे की मौत के बाद उसके खौफ का भी अंत हो गया। विकास दुबे के साथी या तो मारे गए या तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन पुलिस की नज़र में आज भी विकास दुबे का खौफ है। और आप देख सकते हैं कि शिवली थाने के बाहर अभी भी एक पोस्टर चिपका हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि थाना चौबेपुर के गांव बिकरू प्रकरण से संबंधित संदिग्ध अभियुक्तों के नाम व फोटो। बता दें कि पिछले साल गैंगस्टर विकास दुबे के गांव बिकरू में दबिश देने गई पुलिस पर विकास और उसके साथियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 8 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। हालांकि कई दिनों तक लुकाछिपी के बाद 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास को गिरफ्तार किया गया था, जिसका बाद में एनकाउंटर हो गया था। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। प्रदेश में जनवरी से जून तक कोविड से हुई मौतों को अब जाकर सार्वजनिक किया गया है। इस दौरान 218 लोगों की मौत को रिपोर्ट किया गया है। कुल मिलाकर प्रदेश में अब तक 1210 लोगों की कोविड से मौत देर से रिपोर्ट की गई है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे घोटाला बताकर सरकार से जांच की मांग की। आपने 1200 मौतों का आंकड़ा अब तक केवल 17 मई से 30 जून तक इस 1.5 महीने में आपने 1200 मौतें नहीं जोड़ी हैं, जिनका खुलासा आप रोजाना नहीं कर रहे थे। मैं समझता हूं बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि सभी सीएमओ से रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें पहले भी आपको ध्यान होगा कि सूचित किया गया था कि कोई भी बैकलॉग को छुपा के नहीं रखेगा और तत्काल उसको सूचित करेगा कि कितने लोगों की कोरोना के कारण डेथ हुई। उसके बाद ये इस तरह कल जो आई है कि कुछ 218 के आसपास फिर मामले बैकलॉग के दिखाए गए, तो इसको सरकार ने गंभीरता से लिया, इस पर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन से पुलिस ने 15 बच्चों को छुड़ाया है। आरोप है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए बच्चों को ट्रेन से दिल्ली ले जाया जा रहा था। सभी बच्चे बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। आरपीएफ और जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। बच्चों को दिल्ली घुमाने का लालच देकर तस्कर बिहार से उन्हें दिल्ली ले जा रहे थे। ये इनका मकसद ये है कि ये जो इस तरह के लोग हैं बिहार में या कहीं भी जो है गरीब परिवार को जो है चिन्हित करते हैं और उनको एक अच्छा पैसा देकर उनके बच्चों को जो काम पे ले जाते हैं और उनसे कोई पूछने पे बता देते हैं कि हम बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं या इनकी पढ़ाई के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इनको काम कराने के बहाने ले जाते हैं और इनका पूरा रैकेट है। ये इनके ठेकेदार होते हैं, ये जो है वहाँ से मालिक से अच्छा पैसा लेते हैं। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जीआरपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल बचपन बचाओ आंदोलन की टीम के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा द्वारा जीआरपी थाना अध्यक्ष अब्दुल मोइन को मानव तस्करी की सूचना दी गई थी और सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी की सख्ती का असर अब गोरखपुर में दिखाई दे रहा है। सख्ती का ही असर है कि गोरखपुर जोन में पिछले 10 सालों के अपराधियों की कुंडली बनाई जा रही है। 11 जिलों के एसपी पिछले 10 सालों में हुए बड़े अपराधों की फिर से वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। वहीं नेपाल से सटा हुआ जिला होने के चलते गोरखपुर में पिछले 15 साल तक का वेरिफिकेशन हो रहा है। यूपी पुलिस लगातार नेपाल पुलिस से भी संपर्क में है। गोरखपुर में ही नहीं, पूरे जोन में हर जिले में चल रहा है। 11 जिले हैं, 11 जिलों ने अपने 10 साल के अपराधियों की, गोरखपुर ने 15 साल रखा, बाकी जनपदों ने 10 साल रखा है और 10 साल के समस्त अपराधी चिन्हित कर उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है।
साथ ही साथ ये जनपद जो उनके ज़िले में अपराध किए और गैर जनपद के रहने वाले हैं, उन लोगों की भी सूचना आपस में शेयर कर ली है, ताकि दूसरे जनपद को मालूम हो कि उनके यहाँ का रहने वाला कहीं और अपराध कर रहा है। कोरोना काल में कानपुर मेडिकल कॉलेज में हुई लापरवाही के बाद अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक ने हाईलाइट का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे, लेकिन व्यवस्था में कोई खास सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाईलाइट अस्पताल में इलाज के अभाव में अभी भी मरीज दर बदर भटक रहे हैं। फतेहपुर से आए 102 साल के बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी का परिवार इलाज के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। पास दिखाने के बाद डॉक्टर ने 3 जांचें लिखी, जांचों में सब जगह हमने रुपया दिया, जबकि हमारी जगह पास दिखाते रहे, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज हम ये एप्लीकेशन लिख के कि स्पेशल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। ये शासन आदेश भी साथ में संलग्न लगा के लाए, लेकिन सीएम साहब ने हमारी कोई एप्लीकेशन पढ़ी तक नहीं और कहा कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। कल सवेरे ज़बरदस्ती यहाँ से हम रिफर भगा दिया गया हमको। हम अपने बाबा को घर लेके गए, रात के 2 बजे अचानक फिर तबीयत खराब हो गई, फिर यहाँ इमरजेंसी पे लेके आए और यहाँ पर फिर वहीं पर भर्ती कर दिया। परिजनों की माने तो काफी खुशामद करने के बाद उन्हें वार्ड नंबर 14 में भर्ती तो जरूर कर दिया गया, लेकिन उन्हें समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। दवाइयां भी बाहर से खरीद कर मंगवानी पड़ती हैं, जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इलाज सरकारी अस्पताल में फ्री होता है। यह वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि आज डॉक्टर्स डे के मौके पर देवदूतों के लिए लोगों ने क्या कहा है। चेक टू कोरोना वायरस। डॉक्टर इस वास्तविक संसार के वास्तविक हीरो होते हैं जो जीवन की रक्षा करते हैं। हैप्पी डॉक्टर्स डे। पैंडेमिक में डॉक्टर्स ने जो इनिशिएटिव लिया है वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए देश के लिए जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सहयोग दे रहे हैं, वो आम बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर्स, हैप्पी डॉक्टर्स डे। और अब बात करते हैं मिशन संजीवनी की। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि आज संजीवनी गाड़ी किन किन इलाकों का दौरा कर रही है। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाली टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया की टी शर्ट। यह वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज डॉक्टर्स डे के मौके पर देवदूतों के लिए लोगों ने क्या कहा है, वो देखिए। आज के दिन पर मैं सभी डॉक्टर्स बंधुओं को हार्दिक प्रणाम करता हूं, हृदय से आभार करता हूं कि आपने इस कोरोना युग में अपने जीवन को संकट में डाल करके अपने परिवार की परवाह न करके जो जनमानस के लिए जो सेवा दी है, कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जो सेवा की है, वह अप्रतिम मिसाल है मानव सेवा की। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।